सो आज का जो अपना टॉपिक है वो है चालक के समीप विद्युत क्षेत्र। चलिए सुनिएगा बात को। मान लीजिए कि कोई चालक है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, कोई भी किसी भी शेप का हो सकता हो, कोई ठेका नहीं है कि ये गोलाई हो, चौकोरी हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। तो एक चालक है और इस चालक के हो सकता है आसपास और भी विद्युत आवेश वगैरह और भी मतलब हो सकता है और भी यहाँ पे आसपास जो है मतलब आवेश वगैरह हो, जो भी हो, सबका मतलब जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन थी, साम्य व्यवस्था थी, सब आ चुकी है, सब सेटलमेंट हो चुका है, ठीक है। अब सेटलमेंट होने के बाद मान लेते हैं कि मुझे इस चालक के समीप किसी बिंदु पे, सपोज करो कोई बिंदु मुझे यहाँ पे मैंने ले लिया, सपोज करो इस बिंदु पे मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है, बिल्कुल पास वाला बिंदु है, इतना पास, इतना पास, इतना पास, इतना पास कि बहुत पास है ना, बिल्कुल पास वाले बिंदु पे मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना ली, बहुत छोटी सी, इस तरह से सिलिंड्रिकल एक गॉसियन सरफेस मैंने बनाई। गॉसियन सरफेस अलग रंग की बना देता हूं मैं, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस बनाई मैंने, छोटी सी, समझ सपोज करो सिलिंड्रिकल टाइप की, ठीक है। इस तरह से एक गॉसियन सरफेस बनाई मैंने। अब इस गॉसियन सतह के अंदर जो चालक का पार्ट आया है, जो चालक का हिस्सा आया है, वो इतना आया है, इतना, बहुत छोटी सी गॉसियन सरफेस है, ठीक है। गॉसियन सरफेस का जो क्षेत्रफल है, इधर वाला क्षेत्रफल a मान लेते हैं, इस तरफ वाला भी क्षेत्रफल a मान लेते हैं, बाकी ये जो क्षेत्रफल है ये कर्व्ड सरफेस हो जाएगा, ठीक है। इससे अपने को कोई काम है नहीं, क्योंकि चालक के जो समीप विद्युत क्षेत्र होता है या चालक में से जो विद्युत क्षेत्र निकलता है, वो विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, अगर तुम्हें पता हो तो यदि मान लो कि इस पर्टिकुलर जगह पे मान लो आवेश घनत्व सिग्मा है, इस पर्टिकुलर जगह पे, है ना, पूरी जगह कैसा है अलग अलग हो सकता है, इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आवेश घनत्व सिग्मा हो और यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र ई हो, ई लंबवत होगा, पक्की बात है, ई इस तरफ ही होगा, तो क्या मैं गॉस थ्योरम से ई निकाल सकता हूँ, टोटल फ्लक्स बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो निकाल के देखो फिर, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी है, ये करना होता है। चलिए जी, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो फ्लक्स आने वाला है वो किस किस उसके कारण आने वाला है, किस किस सरफेस पे फ्लक्स आने वाला है। देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत, यानी कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा में ही होगा। बताओ यहाँ अंदर इस वाले फ्लक्स, इस वाले क्षेत्रफल से जो है फ्लक्स आएगा क्या, क्या लगता है तुम्हें? नहीं आएगा। ये जो कर्व्ड सरफेस मैंने लिया है, ये एक तरह से, ये इस तरह से बेलन है, ये तुम्हें सही बताऊं तो इस तरह से बेलन टाइप से, तो इस कर्व्ड सरफेस से आएगा क्या? नहीं, केवल इस वाली सतह से फ्लक्स आएगा, केवल इस वाली सतह से, इस वाली सतह से, ठीक है। कितना आ जाएगा फ्लक्स? ई इंटू एरिया, ई इंटू एरिया, ठीक है। क्यू इन कितना है बताओ? अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो है। ए से ए गया, कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चालक के समीप, बिल्कुल समीप कुल विद्युत क्षेत्र है, ध्यान रखना, चालक के समीप कुल विद्युत क्षेत्र है, कुल सबका मिला जुला के, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ आसपास जो भी रीअरेंजमेंट होना था हो गया, सबका मिला जुला के ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें सब आ गए नेट, जैसे अपन नहीं लिखते प्लेट के, देखो प्लेट अगर कोई होती है, इसका मान लो इधर सिग्मा है और इधर भी सिग्मा है, तो अपन इस बिंदु पे नेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते हैं, याद आ रहा है? क्योंकि इस सरफेस पे, इसके जो पास वाली सरफेस है, इस पे आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। इसी तरह से तुम गोले के लिए भी लिख के देख सकते हो, मान लो कोई गोला है,
Q आवेश का कोई गोला है, तो गोले के जस्ट बाहर अगर तुम्हें विद्युत क्षेत्र लिखना है, कैसे लिखोगे? जस्ट बाहर KQ/R² से चाहे करके देख लो, उस KQ/R² में Q बटे एरिया को सिग्मा लेके देखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बनेगा। अब मान लो कि मैं यहाँ पे कोई आवेश लाके रख दिया, तो क्या विद्युत क्षेत्र चेंज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा भी चेंज हो जाएगा ना। आवेशों का रीअरेंजमेंट होगा तो ऑटोमेटिक सिग्मा चेंज हो जाएगा, तो अपना विद्युत क्षेत्र नेट बदल जाएगा वहां पे, क्योंकि इसके कारण प्लस, बाकी के कारण प्लस, सब मिला जुला के सिग्मा। क्योंकि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो सतह के लंबवत होती, कुल विद्युत बल रेखा जो नेट होता है, नेट इफेक्ट, वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये फार्मूला याद रखना, इट इज ए इंपॉर्टेंट फार्मूला। चालक की सतह के समीप कुल विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे एप्सिलॉन। इस पर हो सकता है यहाँ का सिग्मा अलग हो, मान लो सिग्मा 2 है तो इधर सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसे मान लो यहाँ सिग्मा 3 है, इस जगह पे सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से। ठीक है, बूझे? चालक की सतह पर विद्युत दाब कैसे आता है, ये समझने वाली चीज है। ऐसा समझो, जैसे मान लो ये गोला है, ठीक है, और इस गोले में मान लो पानी भरा हुआ है ऐसे, तो ये पानी इस पे से प्रेशर लगाता ना, इस तरह से, इस तरह से। ठीक इसी तरह से जो, अगर मान लो मैं किसी चालक में इलेक्ट्रिक चार्ज दे दूं इसको, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल सतह पर फैल जाता है। भाई आपस का रिपल्शन तो होगा ना इनमें यार, डीक्यू 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 डीक्यू, मान लो खूब सारे चार्ज हैं, तो ये सारे डीक्यू 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 ये सब जो है बिल्कुल बाहर वाली सतह पर फैल जाएंगे, और ये फैलना चाहेंगे, जैसे गुब्बारे में हवा नहीं भरते अपन, उस तरह से समझो, गुब्बारा में हवा भरी, सतह पे आ गई पूरी, ऐसे समझ सकते हो। अगर मान लो ये बड़ा और बड़ा होता तो ये और दूर फैल जाता है, मतलब इनका आपस में रिपल्शन होगा ना। जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे लूं एलिमेंट और एक यहाँ पे लूं, अगर मान लो मैं इन दोनों के बीच देखूं तो इस तरह से ये फैलना चाहते हैं ना। अगर ये फैलना चाहते हैं, एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये सतह पे दाब लग रहा है एक तरह का? ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर मैं इसको आधा काट के देखूं, तो इधर वाला जो आधा गोला है वो इधर वाले आधे गोले पे दाब बल लगाएगा, और बल प्रति एकांक क्षेत्रफल ही दाब होता है, और उस दाब को ही अपने को निकालना है। निकालते हैं फिर, ठीक है। चलिए हटा दें, मतलब ये चित्र वित्र हटा के कैलकुलेशन करता है ना। तो लैपटॉप के काई की गर्मी आ रही है, गर्मी मत दिखा भैया। कितना दाब होता है ये अपन पता करते हैं। चलिए, तो मान लो कि कोई चालक है, ठीक है, और इस चालक में मान लो अपन ने एक छोटा सा एलिमेंट को अलग कंसीडर किया, ठीक है, इसको मैं ये रेड कलर से बना रहा हूं, ये है चालक ही, बस ये इतना सा एलिमेंट को अपन कंसीडर कर रहे हैं, इतने से एलिमेंट को, ठीक है। अब ऐसा सोचो, मान लो कि यहाँ पे जो आवेश घनत्व है सिग्मा है, मान लिया। अब इस एलिमेंट को अपन थोड़ा सा बाहर लेके आते हैं, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, बताओ केवल इस एलिमेंट के कारण, बहुत छोटा सा एलिमेंट है और इसके बहुत पास वाले बिंदु पे अगर मैं देखूंगा, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा केवल इसके कारण? बताना, अगर ये सिग्मा है तो केवल इसके कारण, केवल इसके कारण। मैं इसको, फिर गलती कर रहे हो तुम, मैं क्या बोल रहा हूं? केवल इसके कारण, कुल नहीं, केवल इसके कारण। बताओ 2 एप्सिलॉन नॉट, केवल इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरफ पट्टी है ना यार भाई, एक बार जब सब सेट हो जाता है तो उसको कूच अलग बना दो, फिर ऐसे समझ सकते हैं। सब सेट हो गया, कूच अलग बना दो उसको, कूच अलग प्लेट, अब क्योंकि रीअरेंज तो हो चुका है ना जो होना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। और इस तरफ भी तो होगा, केवल इसके कारण, होगा नहीं होगा? कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कुल विद्युत क्षेत्र देखूं, इसको मैं ई बोल रहा हूं, ठीक है, ये मान लो ई है, रेड कलर वाला, ठीक है, इसको ई बोल देते हैं, ई, इसका नाम ई है, ठीक है, ई।
ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसके कारण ई है। समझना देखो बात को, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। और इधर भी ई होगा, चालक के अंदर भी ई होगा, केवल इतने से के कारण। अब एक बार बताओ, जो बचे हुए आवेश हैं, बचे हुए मतलब ये जो ब्लू कलर वाला है भाई, इसके इसके कारण अगर मैं देखूं, जैसे मान लो कि ये कोई चालक है, इसके कारण जस्ट सरफेस पे अगर मैं देखूं, जस्ट थोड़ा सा अंदर और जस्ट थोड़ा सा बाहर, इस कटे हुए हिस्से के कारण। एक सवाल तुम्हारे आया भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अगर तुम करते हो तो, एक गोले में से एक छोटा सा आवेश काट के निकाल दिया था और बचे हुए गोले के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र पूछा था। कि ये शीट शीट करी तुमने? ठीक है। हम्म हम्म तो बचे हुए के कारण अगर मैं बोलूं कि इधर विद्युत क्षेत्र ई डैश है, जस्ट मतलब इस एलिमेंट पे, मतलब इस बचे हुए टुकड़े के कारण इस एलिमेंट पे जो है ना ई डैश विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ई डैश ऐसे। यानी कि मान लो ये टुकड़ा और इस तरह से ई डैश आ रहा है, ये ऐसे समझो, जस्ट अंदर जस्ट बाहर और उस बिंदु पे, ठीक उस बिंदु पे, और जस्ट अंदर जस्ट बाहर विद्युत क्षेत्र मान लो ई डैश है। तो कुल विद्युत क्षेत्र बाहर कितना हो जाएगा? ई प्लस ई डैश। बताओ, ई प्लस ई डैश होगा, मतलब रेड वाला जो एलिमेंट है वो उसके कारण, प्लस जो ब्लू वाला बचा हुआ हिस्सा उसके कारण, दोनों का मिला के जो नेट है वो अपन जानते हैं कितना होता है। ई कितना है? ई डैश कितना आ गया? वो तो आना ही था, क्योंकि दोनों कैंसिल तभी तो होंगे, है ना। चलिए, अब ये बताओ, इस लाल टुकड़े पे बल कितना लगा? एलिमेंट पर बल, एलिमेंट पर बल F बराबर Q इंटू ई, ये तो लगेगा। Q कितना होगा इसका? सिग्मा इंटू ए। और ई कौन सा? बेसिकली ई बराबर ई डैश है, क्योंकि इस एलिमेंट के लिए जो बाहरी विद्युत क्षेत्र है वो ई डैश है। इस एलिमेंट के लिए जो बाहरी विद्युत क्षेत्र है ना, वो ई डैश के बराबर है। ई डैश की वैल्यू कितनी है? तो दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, ये है विद्युत दाब। इसको याद रखना फार्मूले को, इसके ऊपर जेई एडवांस में एक बार सवाल आ चुका है, क्योंकि शीट में देखोगे समझ जाओगे, बहुत इजी सवाल है। अब प्रेशर अगर मिल गया तो फोर्स भी निकाल सकता हूं मैं। जैसे मान लो ये कोई गोला है, मान लो इस पर आवेश घनत्व तो सिग्मा है। जैसे मान लो मैं इस आधे हिस्से पे बल निकालना चाहता हूं बचे वाले आधे के कारण, तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दाब, वही बिल्कुल पानी वाला कॉन्सेप्ट है, इनटू प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर। इस तरह से मैं निकाल सकता हूं। दाब मिल गया ना मुझे, क्योंकि प्रेशर, वही जैसे पानी में पानी का दाब पता हो तो मैं बल निकाल सकता हूँ ना, वैसे ही है ये, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। तो अलग अलग सिग्मा अगर होगा अलग अलग जगह तो अलग अलग दाब आएगा। ये पर्टिकुलर उस स्थान पे जहाँ पे दाब, जहाँ पे आवेश घनत्व सिग्मा था। बात समझ में आई? तो ये दोनों कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया आज वाली क्लास में, चालक के समीप विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत दाब वाला, ये कंसेप्ट कैपेसिटर में काम आता है, ध्यान रखना। ये कंसेप्ट जो है ना कैपेसिटर में काम आएगा। कैपेसिटर जो है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक और थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिक्सचर है, वहां समझोगे तुम फिर। बात गई भेजे में? ठीक है, तो एक बार इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं अपन, और एक टॉपिक और बच रहा है, वो हालांकि कैपेसिटर में आता है पर फिर भी मैं वो पढ़ाऊंगा अभी। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिस तरह से अपन ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी को देखा था उसी तरह से इसका देख लेते हैं। तो देखो, मैंने तुम्हें विद्युत आवेश पढ़ा दिया है, इसके बारे में ये सारी चीजें। ठीक, हाँ हाँ देख रहे हैं अभी, मैं पूरा एकदम बता रहा हूँ तुम्हें, ये पूरा पढ़ना तुम खुद से अब। ठीक है, चालक, विद्युत रोधी, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्यों गर्मी दिखा रहा है बेटा? गर्मी मत दिखा, लैपटॉप बड़ी गर्मी दिखा रहा है मेरे को आज ये। इसके लगता है कुछ कुछ लगाना पड़ेगा, बहुत ही गर्म गर्म हवा फेंक रहा है यार रास्ते, क्या हो रहा है इसके?
इतनी गर्मी क्यों भाई? कूट मत जाना किसी दिन, ठीक है। आवेशों की योज्यता ये सब देखो। जब भी क्लास लेता हूँ ना तभी हीट होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। ये फिर होने लगा। कूलाम का नियम, ठीक, ये कूलाम का नियम। अच्छा ये सब तुम्हें ना क्वेश्चंस करना है सब। बहु आवेशों के बीच बल देख लो एक बार, ठीक है। सारी चीज मैंने तुम्हें बता दी है। जो चीज तुम्हें सिर्फ किताब से पढ़नी वो मैं बताता हूं अभी तुम्हें, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय ये भी बता दिया अपन ने। विद्युत रेखाएं, फ्लक्स। अच्छा एक चीज और होती है, ये इसको बोलते हैं अपने सॉलिड एंगल, वो बताता हूं अभी। देखो काम आ जाता है ऐसे, कंसेप्ट कभी कभी काम आ जाता है, ऐसे ज्यादा तो नहीं है, तो कभी कभी काम आ जाता है। सॉलिड एंगल के बारे में बता देता हूं अभी, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, सतत आवेश वितरण, गाउस के नियम के उपयोग। ये मैंने नहीं कराया गाउस के नियम से, ये प्लेट वाला कर लेना है ना, ये खुद से देखना। अनंत समांतर चादर के कारण देखना इसको खुद, ये मैंने नोट्स में नहीं करवा रखा, ठीक है। इसमें नहीं है वो जनरेटर वाला, शायद वो सेकंड वाले चैप्टर में है। धारिता के बारे में है इसमें, धारिता अलग चैप्टर है अपने, इसमें विभव और धारिता के बारे में। ये आ गया विभव अपने, ठीक। समविभव पृष्ठ, विभव और क्षेत्र में संबंध, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, चालक। ये देखो अभी बताया मैंने तुम्हें, जस्ट अभी बताया, देख रहे हो। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। ये स्थिर विद्युत परिरक्षण, ये वो शील्डिंग इफेक्ट, पढ़ लेना इसको एक बार। शील्डिंग इफेक्ट, ये वाली चीज बताया था ना मैंने, ये सब तुम्हें बताया है। ये अभी छोड़ देना, अभी ये बाद में बात करेंगे इसकी, ध्रुवण और इसकी। संधारिता तथा धारिता, संधारित्र ये भी छोड़ दो, अभी इसको नहीं देखना है। समांतर पट्टी का संधारित्र, इसको बात ही नहीं करनी है अभी इन सब की, अलग चैप्टर है अपने, शीट अलग है इसकी, ठीक है। इन सब की शीट अलग है। ये वाला मैं कह रहा हूं, ये वाला वन डे ग्राफ जनरेटर, ये केवल बोर्ड में आता है, ठीक है। केवल बोर्ड में आता है ये, न मेन में है न एडवांस में है। ये तुम्हें यहां से पढ़ना है सेल्फ, कब, या तो अभी पढ़ लेना या धारिता पढ़ लो उसके बाद पढ़ लेना। पढ़ोगे समझ जाओगे, कोई ज्यादा नहीं, इसमें थ्योरी है, केवल केवल थ्योरी है, ठीक है। समझ गए? देखो दो चालकों को जोड़ने पर
आवेश हमेशा, धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या मान लो r1 है, इस पर पहले q1 आवेश था। ठीक है, q1 आवेश इस पर था, मान लेते हैं कोई दूसरा आवेश है, मतलब दूसरा गोला है, इसकी त्रिज्या r2 है, और इस पर पहले q2 आवेश था। दोनों को जोड़ा, ये दोनों दूर दूर पड़े, विलगित है, दोनों को एक पतले तार के माध्यम से अपन ने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद इनमें आवेशों का लेन देन हुआ, क्योंकि इनमें विभवांतर था। मान लो इस पर विभवांतर, प्रारंभिक विभवांतर कितना हो जाएगा, kq1/r1, इस पर कितना हो जाएगा विभव, मतलब विभवांतर, मतलब इस पर विभव v2, kq2/r2। ठीक है, प्रारंभिक लेन देन हो चुका है, मान लो लेन देन होने के बाद मान लो अंतिम आवेश जो इस पर बचा q1 डैश बचा, और इस पर जो अंतिम आवेश बचा वो मान लो q2 डैश बचा। तो सबसे पहला आवेश संरक्षण के नियम से यदि आवेशों का संरक्षण होता है तो अंतिम आवेश q1 डैश प्लस q2 डैश बराबर पहले कितना है q1 प्लस q2, और अंतिम विभव बराबर, अंतिम विभव क्या होगा बताओ, कि q1 डैश अपॉन r1 बराबर के q2 डैश अपॉन r2। यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि जो q1 डैश और q2 डैश होगा, यानी कि आवेशों का जो अनुपात होगा वो त्रिज्या के अनुपात में होगा। इसको याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, q1 डैश अपॉन q2 डैश r1 अपॉन r2, एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, दोनों इक्वेशन से अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं कि जो q1 डैश आया अपना, q1 डैश जो आएगा वो हो जाएगा r1 बटे r1 प्लस r2 इंटू q1 प्लस q2। वो अनुपात समानुपात वाले नियम लगा के निकाल लिए, और क्या, इन दोनों से, इससे और इससे। दूसरी इक्वेशन, दूसरा आवेश q2 डैश इक्वल टू r1 सॉरी r2 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू q1 प्लस q2। ये आया q1 और q2। ठीक है, q1 और q2 का जो अनुपात होगा वो r1 और r2 के अनुपात में होगा। चलो, अगर मान लो अपन अंतिम सिग्मा का अनुपात निकालना चाहे, मान लो अंतिम इस पे सिग्मा 1 डैश हो गया और फाइनल इस पे सिग्मा 2 डैश हो गया, और सिग्मा का अनुपात अगर मान लो मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा बता सकते हो? q को मैं क्या लिख सकता हूँ, q1 डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 4 पाई r1 स्क्वायर सिग्मा 1 डैश इक्वल टू सॉरी बटे सिग्मा 2 4 पाई r2 स्क्वायर बराबर r1 अपॉन r2। तो अंतिम सिग्मा का अनुपात क्या मिला, अंतिम सिग्मा r2 बाई r1। ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं जो याद रखना तुम। ठीक है, समझे? ये लो भैया, ये तुम्हारा चैप्टर हुआ समाप्त। सॉलिड एंगल, ठोस कोण, सॉलिड एंगल। ठीक है, ठोस कोण। देखो, कोण से थोड़ा सा रिलेट करना, कोण क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है,
ये कोई सेंटर है, ये त्रिज्या है और ये आर्क लेंथ है, यही होता है ना। तो L बराबर आर थीटा या थीटा बराबर L बाई आर। तो सॉलिड एंगल को लिखते हैं इस तरह से, ओमेगा से दर्शाते हैं इसको। इसका संबंध होता है गोले से, ठीक है। ये है गोला, ये गोला है आर त्रिज्या का, ठीक है। और इस गोले से अपन ने इस गोले से अपन समझो एक कोन बना रहे हैं अपन, कोन, शंकु, इस तरह से। ये जो है ना शंकु, शंकु काट रहे हैं इस गोले से, समझ रहे हैं बात को। ये इस तरह से ऐसे गोला है ना, तो उसमें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो मान लो इसमें से ए पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक शंकु अपन ने काट लिया, कोन, कोन इस तरह का ये कोन है एक, ऐसा, इस तरह का, ठीक है। तो ये जो सॉलिड एंगल होता है, इसके इसके ये जो क्षेत्रफल है, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, मजा नहीं आता, ये लैपटॉप मेरे को परेशान कर रहा है अब। ये जो सॉलिड एंगल है, 3D में एंगल जो है, वो जो एंगल होता है वो ये वाला एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ एक पूरा गोला अपने केंद्र पे कितना ठोस कोण बनाता है, बता सकते हो? 4 पाई। तो 4 पाई कोण होता है, जैसे इसमें प्लेनर में तो 2 पाई होता है, एक पूरा वृत्त कितना कोण बनाता है, 2 पाई। एक पूरा गोला, पूरा गोला केंद्र पर 4 पाई सॉलिड एंगल बनाता है। क्यों? क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद आ रहा है? तो 4 पाई होता है टोटल। तो जैसे बताओ, मान लो आधे गोले का सॉलिड एंगल निकालना हो, तो मान लो आधे गोले का सॉलिड एंगल निकालना हो तो वो 2 पाई हो जाएगा। अब सॉलिड कोण और प्लेनर एंगल में अपन रिलेशन निकालते हैं। सॉलिड कोण और प्लेन कोण में एक रिलेशन होता है, वो निकालते हैं अपन, ठीक है। मतलब उसका डेरिवेशन बताऊंगा, मतलब डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा क्या होता है वो। ये तो लिख लिया होगा ना, ठोस कोण का मतलब यूनिट एंड डायमेंशन में भी आता है, पर वहां बताते नहीं है। हाँ, बताते नहीं है वहां पे। बताया था क्या सॉलिड कोण के बारे में? चलो तो हाँ, अब देखो मान लो कि ये कोई गोला है, गोले में ये गोले का केंद्र है, और इसमें से अपन ने मान लो कि ये ऐसे शंकु अपन ने निकाल लिया एक काट के, ठीक है। तो अभी शंकु के ऊपर अपन बात करते हैं। मान लो ये शंकु है और इस शंकु का ये इस तरह से, ये अपने ऐसे, ये अपने कर्व का सरफेस, ये कर्व बनेगा ना यहाँ पे, ये कर्व, ठीक है। और ये कोण जो है, ये जो कोण है वो मान लो थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये कोण है पूरा, है ना। ये हाफ एंगल थीटा है ना। इसको और अगर 2D में बनाने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से है डायग्राम। ये गोले का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से ये थोड़ा 3D में है ये, मतलब समझना बात को, ये 3 डायमेंशन है। ये गोला है, गोला यहाँ से यहाँ तक है गोला, पर इसको गोले को 2D में बनाया मैंने। ये गोले की त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये एंगल थीटा। तो ये जो क्षेत्रफल होता है ना, ये क्षेत्रफल, ये होता है क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, जहां पे जो एच है ना वो यहां से यहां तक की ऊंचाई होती है, नहीं सॉरी, यहां से यहां तक की ऊंचाई होती है, दिस इज एच, ये होता है एच, यहां से यहां तक का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा। हाँ
इस तरह से। यार कितना, मेरा लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है, ये बन ही नहीं रहा ढंग से मेरे साथ कुछ भी। ये गोला, और ये इस तरह से अपन जो काटे है ना ये गोले का हिस्सा, ये इसका ये सेंटर बनेगा, ये एक सेंटर बनेगा इस तरह से। ये तो ये ऊंचाई h है, ये जो ये कॉनकेव सरफेस बनेगी ना इसकी ऊंचाई h है ये, ठीक है, इसको h बोला ये h। तो ये जो एरिया होता है ना क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, और h में कितना लिख सकता हूं बताओ, r माइनस आर कॉस थीटा। ये बताने की जरूरत है क्या कैसे लिखा, h का मान r माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो जो सॉलिड एंगल हो जाएगा यहाँ पे ये जो पूरा सॉलिड एंगल हो जाएगा, 3D में है ये सॉलिड एंगल पूरा, ओमेगा वो कितना हो जाएगा a अपॉन आर स्क्वायर। ए कितना है 2 पाई आर एच अपॉन आर स्क्वायर। क्या बना सॉलिड एंगल, ये हाफ एंगल, प्लेन एंगल हाफ है ना, ये कोण का अक्ष और ये स्लैंट हाइट, स्लैंट सरफेस। तो ओमेगा क्या बना, ये याद रखना, याद रखना इसको, जहां पे थीटा क्या है, प्लेन एंगल है जो कोण बना रहा है आधा, शंकु का अर्ध कोण। थीटा क्या है, शंकु का अर्ध कोण, ठीक है। तो ये अगर कर्व्ड सरफेस अगर मान लो इतना एंगल बना रही है 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पे अगर मैं एक डिस्क ले लूंगा चपटी, तो वो भी तो इतना ही कोण बनाएगी वहां पे, समझ रहे हो। जैसे मान लो कोण, वही कोण की तरह, ये एक रेखा ये दूसरी रेखा, ये कोण थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ऐसे लाइन बना दूंगा तो ये भी थीटा है, उसी तरह से इसमें है, ठीक है। ये है मामला सॉलिड एंगल का। इसका यूज बहुत कठिन सवालों में ही काम आएगा इसका, छोटे मोटे सवालों में तो काम नहीं आएगा, टफ सवाल होंगे ना उसमें जरूर इसका यूज आता है, सिंपल सिंपल सवालों में तो नहीं आएगा, तुम्हारे शीट में तो शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो ये यूज आवे तुम्हारा, ठीक है ना। तो दिस इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसकी शीट का डिस्कशन करना है कल की तारीख में, ठीक। तो इसको वीडियो को तो मैं बंद कर देता हूँ, वीडियो को बंद कर देता हूँ मैं।